हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPCE 18 न्यूरोसाइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी का डेवलपमेंट समझना है। मतलब ये कैसे स्टार्ट हुआ, कौन से इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट्स और डिस्कवरीज हुई और कैसे ये फील्ड मॉडर्न साइकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई। आंसर। इंट्रोडक्शन। कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो ब्रेन और मेंटल प्रोसेसेस के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करती है, स्पेशली उन पेशेंट्स के जरिए जिनके ब्रेन में डैमेज हुआ हो। इसका हिस्ट्री दोनों फील्ड्स न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी से जुड़ता है। शुरू से लेकर आज तक लोकलाइजेशन डिस्कवरीज, कॉग्निटिव मॉडल्स और न्यूरोइमेजिंग ने इसके विकास में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। चलिए इसके हिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मेन बॉडी। 1. अर्ली फाउंडेशंस ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजी। 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट्स ने ब्रेन लोकलाइजेशन के एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए। पॉल ब्रोका 1861 ने एक एरिया डिस्कवर किया जिसे लेटर ब्रोकाज एरिया बोला गया। यहां डैमेज होने पर पेशेंट समझ तो सकता था लेकिन बोल नहीं पाता था। कार्ल वर्निक 1874 ने एक और एरिया डिस्कवर किया, वर्निक्स एरिया। इसमें डैमेज होने पर पेशेंट फ्लुएंट बोलता था पर बातों का मतलब नहीं होता था। इन डिस्कवरीज ने प्रूव किया कि ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स अलग फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 2. इमर्जेंस ऑफ कॉग्निटिव अप्रोचेस। 20th सेंचुरी के अर्ली फेज में साइकोलॉजी पर बिहेवियरिज्म का इन्फ्लुएंस था, जो सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर फोकस करता था। लेकिन 1950 के बाद कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आया, जिसमें फिर से माइंड प्रोसेसेस को इंपॉर्टेंस मिली। अलेक्जेंडर लेरियर का यहां बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने सिस्टमैटिकली ब्रेन डैमेज्ड पेशेंट्स का स्टडी किया और फंक्शनल ब्रेन सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट दिया। लेरियर नेब्रास्का न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी एक फेमस टूल बन गया असेसमेंट के लिए। 3. डेवलपमेंट एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन। 1960 to 1980, 1960 to 70 में कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन बन गई। डबल डिसोसिएशन के कॉन्सेप्ट का यूज करके रिसर्चर्स ने प्रूव किया कि अलग अलग कॉग्निटिव प्रोसेसेस इंडिपेंडेंट होते हैं। एग्जाम्पल, कुछ पेशेंट्स वर्ड्स रीड कर सकते द पर फेसेस रिकॉग्नाइज नहीं करते द, और कुछ उल्टा। मेमोरी रिसर्च में HM का केस फेमस है, जिसमें हिपोकैम्पस डैमेज के बाद वो नए लॉन्ग टर्म मेमोरीज नहीं बना पाता था। कॉग्निटिव मॉडल्स जैसे एटकिंसन और शिफ्रीन का मल्टीस्टोर मॉडल और ब्रॉडबेंट का अटेंशन फिल्टर मॉडल भी इसी पीरियड में टेस्ट किए गए। 4. एडवांसेस विद न्यूरोइमेजिंग इन मॉडर्न ईरा। 1990 ऑनवर्ड्स। 1990 के बाद PET स्कैन, MRI और EEG जैसे टूल्स ने फील्ड को और स्ट्रांग बनाया। आप रिसर्चर्स लिव ब्रेन एक्टिविटी देख सकते द टास्क के दौरान। एग्जाम्पल, MRI से दिखाया गया कि कौन से ब्रेन एरियाज एक्टिवेट होते हैं जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग या लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन करते हैं। आज के टाइम में कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी क्लिनिकल डायग्नोसिस जैसे डिमेंशिया, रिहेबिलिटेशन और एजुकेशन में भी उस होती है। कंक्लूजन। कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी का हिस्ट्री एक इंटरेस्टिंग जर्नी है, फ्रॉम 19th सेंचुरी के लोकलाइजेशन डिस्कवरीज टू मॉडर्न न्यूरोइमेजिंग टेक्निक्स। ब्रोका, वर्निक और लूरिया जैसे पायनियर्स ने फाउंडेशन रखी और आज के टूल्स ने इस फील्ड को और पावरफुल बनाया। ये फील्ड हमें बताती है कि ह्यूमन माइंड और ब्रेन कितने डीपली कनेक्टेड है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। Thank you. Question 6. Explain the clinical evaluation of infants and young children. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि छोटे बच्चों और इन्फेंट्स का क्लिनिकल एवैल्यूएशन कैसे किया जाता है। मतलब डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट्स उनके फिजिकल ग्रोथ, कॉग्निटिव स्किल्स, लैंग्वेज, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट को एसेस करते हैं। टूल्स, मेथड्स और डेवलपमेंटल थियरीज को समझाकर लिखना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन का क्लिनिकल एवैल्यूएशन एक प्रोसेस है जिसमें डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट्स बच्चे के फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट को चेक करते हैं।
अर्ली स्टेज पर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि टाइमली ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन दिया जा सके। इसके लिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स, ऑब्जर्वेशन और डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स का यूज होता है। पियाजे और विगोत्स्की जैसे थिंकर्स के थियरीज इस एवैल्यूएशन को समझने में हेल्प करते हैं। मेन बॉडी। 1. क्लिनिकल एवैल्यूएशन की इंपॉर्टेंस। लाइफ के इनिशियल ईयर्स ब्रेन डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल होते हैं। अगर इस फेज में डिले या डिसऑर्डर आइडेंटिफाई हो जाए तो ट्रीटमेंट ज्यादा इफेक्टिव होता है। एवैल्यूएशन से ऑटिज्म, स्पीच डिले, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मोटर इम्पेयरमेंट जैसी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की जा सकती है। पेरेंट्स और टीचर्स को बच्चे की स्पेशल नीड समझने में भी मदद मिलती है। 2. असेसमेंट के मेन एरियाज। ए. फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट। हाइट, वेट और हेड सर्कमफ्रेंस जैसी ग्रोथ इंडिकेटर्स चेक की जाती है। मोटर माइलस्टोन्स जैसे बैठना, चलना, क्रॉल करना ऑब्जर्व किया जाता है। फाइन मोटर स्किल्स जैसे ड्राइंग और ऑब्जेक्ट ग्रास्पिंग भी देखे जाते हैं। बी. कॉग्निटिव डेवलपमेंट। प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क्स और मेमोरी एक्टिविटीज से बच्चे की सोचने समझने की कैपेसिटी एसेस होती है। पियाजे के स्टेजेस, सेंसरी मोटर, प्रीऑपरेशनल का यूज एवैल्यूएशन में होता है। सी. लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चे की बोलने की क्लैरिटी, वोकैब्युलरी और इंस्ट्रक्शन समझने की एबिलिटी चेक होती है। डिले होने पर स्पीच डिसऑर्डर्स या हियरिंग इम्पेयरमेंट का डाउट होता है। डी. सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट। कैरगिवर और पीयर्स के साथ इंटरैक्शन ऑब्जर्व करके इमोशनल डेवलपमेंट चेक किया जाता है। एम्सवर्थ का स्ट्रेंज सिचुएशन टेस्ट अटैचमेंट स्टाइल समझने में उस होता है। 3. मेथड्स और टूल्स ऑफ एवैल्यूएशन। ऑब्जर्वेशन। बच्चे के नेचुरल प्ले और बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है। डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट्स जैसे डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट, DDST। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट्स, बेली स्केल्स और लूरिया नब्रास्का चाइल्ड एडेप्टेशंस का यूज होता है। मेडिकल और न्यूरोलॉजिकल एग्जाम, रिफ्लेक्सेस और सेंसरी मोटर हेल्थ चेक होती है। पेरेंट टीचर रिपोर्ट्स, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर्स और इंटरव्यूज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। 4. चैलेंजेस और एथिकल पॉइंट्स। इन्फेंट्स क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसलिए ऑब्जर्वेशन और पेरेंट्स इनपुट पर ज्यादा डिपेंड करना पड़ता है। कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंस रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। एथिकल पॉइंट यह है कि बच्चे को कंफर्टेबल फील करवाना और उन्हें जल्दी लेबल ना करना। कंक्लूजन। समरी में, क्लिनिकल एवैल्यूएशन इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन के ओवरऑल डेवलपमेंट को समझने का एक इम्पॉर्टेंट टूल है। इसमें मोटर, कॉग्निटिव, लैंग्वेज और इमोशनल सोशल ग्रोथ सब कवर होता है। अगर अर्ली स्टेज पर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए तो सही इंटरवेंशन दिया जा सकता है जो बच्चे के फ्यूचर को बेटर बनाता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Describe lobes of the brain. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ब्रेन के 4 मेन लोब्स, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और एक्सिपिटल के बारे में लिखना है। हमें उनकी लोकेशन, स्ट्रक्चर और फंक्शंस एक्सप्लेन करने हैं, साथ ही उनके रोल्स और डैमेज होने पर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसका भी एग्जाम्पल देना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ह्यूमन ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो हमारे थॉट्स, मेमोरी, इमोशंस और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। ये ब्रेन 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड होता है और हर हेमिस्फीयर के 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और एक्सिपिटल। इन लोब्स को फिशर्स सेपरेट करते हैं। हर लोब का अपना एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, लेकिन सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजी के लिए इन लोब्स का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डैमेज होने पर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती है। मेन बॉडी। 1. फ्रंटल लोब। लोकेशन, ब्रेन के फ्रंट पार्ट में, फोरहेड के पीछे। फंक्शंस, वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, मोटर कॉर्टेक्स। हायर कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पर्सनालिटी और इमोशंस को रेगुलेट करता है। एग्जाम्पल, डैमेज होने पर जजमेंट और स्पीच में प्रॉब्लम्स आती है, ब्रोकाज अफेजिया। फीनियस गेज का केस फेमस है जिसमें फ्रंटल लोब डैमेज के बाद उसकी पर्सनालिटी कंप्लीटली चेंज हो गई। 2. पैराइटल लोब। लोकेशन, फ्रंटल लोब के पीछे, टेम्पोरल के ऊपर और एक्सिपिटल के आगे। फंक्शंस, सेंसरी इंफॉर्मेशन जैसे टच, पेन, टेम्परेचर प्रोसेस करता है, सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। स्पेशल ओरिएंटेशन और बॉडी अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। मैथ्स और विजुअल स्पेटियल टास्क्स में हेल्प करता है। एग्जाम्पल,
डैमेज होने पर ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ टच से पहचानना मुश्किल हो जाता है, एस्टेरियोग्नोसिस। लेफ्ट पैराइटल लोब डैमेज होने पर राइटिंग और मत में दिक्कत होती है, गर्स्टमन सिंड्रोम। 3. टेम्पोरल लोब लोकेशन, ब्रेन के साइड्स में, कन के पास। फंक्शंस, सुनने की एबिलिटी और ऑडिटरी प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेमोरी फॉर्मेशन में हिपोकैम्पस का रोल होता है जो इसी लोब में प्रेजेंट है। लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, वर्निक्स एरिया, इसी लोब में है। इमोशंस और फेस रिकॉग्निशन में भी रोल है। एग्जाम्पल, डैमेज होने पर मेमोरी लॉस, लैंग्वेज समझने में दिक्कत और इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वर्निक्स अफेजिया तब होता है जब लेफ्ट टेम्पोरल लोब डैमेज हो जाता है। 4. एक्सिपिटल लोब लोकेशन, ब्रेन के बैक साइड में होता है। फंक्शंस, विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। शेप्स, कलर्स और मोशन इंटरप्रेट करता है। विजुअल इनपुट को मेमोरी और लैंग्वेज के साथ कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल, डैमेज होने पर ब्लाइंडनेस या विजुअल हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस एक कंडीशन है जब दोनों एक्सिपिटल लोब्स डैमेज हो जाते हैं। कंक्लूजन, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और एक्सिपिटल लोब्स मिलकर ह्यूमन ब्रेन के इंपॉर्टेंट फंक्शंस कंट्रोल करते हैं। हर लोब अपने स्पेशलाइज्ड काम करता है लेकिन सब एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम के तौर पर काम करते हैं। इन लोब्स का नॉलेज न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम समझने में बहुत जरूरी है। इसीलिए न्यूरोसाइकोलॉजी में लोब्स का स्टडी एक सेंट्रल टॉपिक है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। Question 8. Elucidate mind-brain relationship. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये समझना है कि माइंड, सोच, भावनाएं, कॉन्शियसनेस, कॉग्निशन का कनेक्शन ब्रेन, जो एक बायोलॉजिकल और फिजिकल ऑर्गन है, के साथ कैसे है। हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव्स जैसे फिलॉसफी, साइकोलॉजी और न्यूरोसाइकोलॉजी के व्यू पॉइंट्स बताने हैं और थियरीज के एग्जाम्पल्स के साथ क्लैरिफाई करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। माइंड और ब्रेन का रिलेशनशिप हमेशा से एक बड़ा डिबेट रहा है। फिलॉसफी, साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस सब इस पर अपना व्यू पॉइंट देते रहे हैं। ब्रेन एक फिजिकल ऑर्गन है जो न्यूरॉन्स और केमिकल से बना है, जबकि माइंड हमारी सोच, भावना और अनुभव को रिप्रेजेंट करता है। कुछ लोग कहते हैं कि माइंड सिर्फ ब्रेन का फंक्शन है और कुछ कहते हैं कि माइंड ब्रेन से अलग भी है। इस आंसर में हम अलग अलग थियरीज और रिसर्च के जरिए माइंड ब्रेन रिलेशनशिप को समझेंगे। मेन बॉडी। 1. फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन माइंड ब्रेन रिलेशनशिप। प्राचीन समय से फिलोसोफर्स ये डिबेट करते आए हैं कि माइंड और ब्रेन अलग चीजें हैं या एक है। ड्यूअलिज्म। डेकार्ट ने कहा कि माइंड और बॉडी अलग है पर इंटरैक्ट करते हैं। उसने पिनियल ग्लैंड को सीट ऑफ सोल कहा। मोनिज्म के हिसाब से माइंड और ब्रेन अलग नहीं है, बल्कि ब्रेन की एक्टिविटी से ही मेंटल स्टेट बनती है। एग्जाम्पल, जब हमें दर्द होता है तो ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होते हैं जो हमें सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस देते हैं। 2. साइकोलॉजिकल और न्यूरोसाइकोलॉजिकल अप्रोचेस। साइकोलॉजी मेनली माइंड को बिहेवियर और इमोशंस के थ्रू समझती है, लेकिन न्यूरोसाइकोलॉजी इससे डायरेक्टली ब्रेन के फंक्शन से कनेक्ट करती है। लोकलाइजेशन ऑफ फंक्शन। अलग अलग ब्रेन एरिया स्पेसिफिक मेंटल फंक्शंस कंट्रोल करते हैं, जैसे ब्रोकाज एरिया स्पीच प्रोडक्शन, वर्निक्स एरिया लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, हिपोकैम्पस मेमोरी। ये सब प्रूफ है कि मेंटल एक्टिविटीज का ब्रेन स्ट्रक्चर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। 3. न्यूरोसाइंस और रिसर्च एविडेंस। ब्रेन इमेजिंग एमआरआई और पीईटी स्कैन दिखाते हैं कि कौन से ब्रेन पार्ट्स एक्टिव होते हैं जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग या इमोशंस फील करते हैं। केस स्टडीज, जैसे फीनियर्स गेज का केस, जिसमें एक ब्रेन इंजरी के बाद उसका पर्सनालिटी चेंज हो गया। ये दिखाता है कि ब्रेन डैमेज डायरेक्टली माइंड को अफेक्ट करता है। न्यूरोट्रांसमिटर्स, डोपामीन, सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स मूड और थॉट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे लो सेरोटोनिन, डिप्रेशन। इससे क्लियर है कि ब्रेन की बायोलॉजी माइंड को शेप करती है। 4. मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स। इंटीग्रेशन ऑफ माइंड एंड ब्रेन। आज के न्यूरोसाइंटिस्ट्स माइंड और ब्रेन को अलग नहीं देखते, बल्कि इंटरकनेक्टेड एस्पेक्ट्स मानते हैं। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, यह स्टडी करती है कि ब्रेन एक्टिविटी से कॉग्निशन और कॉन्शियसनेस कैसे होती है। बायोसाइकोसोशल मॉडल, सिर्फ ब्रेन ही नहीं, बल्कि सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जाम्पल, स्ट्रेस से मेंटल स्टेट भी चेंज होती है और ब्रेन की केमिस्ट्री भी ऑल्टर हो जाती है। मतलब माइंड और ब्रेन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं,
जो हमेशा इंटरैक्ट करते हैं। कंक्लूजन, माइंड और ब्रेन का रिलेशनशिप ये दिखाता है कि हमारी सोच, भावनाएं और कॉन्शियसनेस ब्रेन के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई है। फिलोसोफर्स ने ड्यूअलिज्म वीएस मोनिज्म डिबेट शुरू की थी और मॉडर्न रिसर्च यह प्रूव करती है कि माइंड का बायोलॉजिकल बेस ब्रेन हाई है, लेकिन एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस भी इसे इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हम इस रिलेशन को अच्छे से समझ ले तो मेंटल हेल्थ को बेटर तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।